हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आज का टॉपिक दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये है इंडियन कल्चर एमसीक्यूज़ पार्ट 2। आपको पता होगा कि हमने जनरल अवेयरनेस में इंडियन कल्चर पार्ट कंप्लीट कर दिया था। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको एक बेसिक लेवल दिखा होगा। आज का जो एमसीक्यू पार्ट है दोस्तों, ये एक थोड़ा हार्ड लेवल होगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने शायद से अभी उनके बारे में पढ़ा नहीं होगा, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है काफ़ी आज का। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यूज़ पार्ट सेकंड, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे वो वाली फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके ऊपर भी हम एमसीक्यूज़ करेंगे। दोस्तों एमसीक्यूज़ से क्या होता है कि एक बेस अच्छा बनता है, कंसेप्ट का ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलता है। क्योंकि एमसीक्यू से एक बात तो पता चलेगी कि आपका जो कंसेप्ट आपने करा हुआ है वो कितना ज़्यादा क्लियर है। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हाजी इब्राहिम सार हिंदी इज़ नोन टू बी अ पर्शियन राइटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर वॉज ट्रांसलेटेड द फॉलोइंग संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हाजी इब्राहिम सार हिंदी थे वो एक पर्शियन राइटर थे। तो अकबर के टाइम पर, अकबर के राज के अंडर उन्होंने कौन से संस्कृत वर्क को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, रामायण, महाभारत, अथर्ववेदा या ऋग्वेदा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था अथर्ववेदा को। ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु बिल्ट द टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला। ये टॉम्ब जो है आप देख रहे हैं, इत्माद-उद-दौला किन्होंने बनाया था? ये बनाया था ऑप्शन बी नूरजहां ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चौरतेन इज़ अ टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जो चौरतन है ये कौन से रिलीजन से मिलता, कौन से रिलीजन के अंडर दोस्तों ये वर्ड आता है। अगर ये वर्ड की ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन गलत हो दोस्तों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये होता क्या है दोस्तों, ये होता है एक स्तूपा, नहीं बोलते हैं स्तूपा, एक टाइप का स्तूपा होता है ये। और ये कौन से रिलीजन के अंडर आता है? ये आता है बुद्धिज़्म के अंडर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बुद्धिस्ट स्तूपा को ही बोलते हैं चौरतेन। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये बुद्धिज़्म रिलीजन के अंडर आता है। तो नीचे मैंने इनके बारे में लिखा भी हुआ है कि बुद्धिज़्म स्तूपा आर कॉल्ड चौरतेन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवलिंगा टेम्पल्स, द 9 टेम्पल्स क्लस्टर ऑफ द 9th century built by Amoghavarsha I of the Rashtrakuta dynasty was located in which state। यानी कि पूछा क्या गया हुआ है, सिर्फ इस टेम्पल के बारे में पूछा गया है, बाकी आगे इसके बारे में कहानी लिखी गई है, जैसा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए लिखी गई होती है। क्वेश्चन सिंपल है कि नवलिंगा टेम्पल है ये कौन सी स्टेट में है, और आगे क्या लिखा गया, आगे इसके बारे में बताया गया हुआ है कि नवलिंगा टेम्पल्स जो 9 टेम्पल्स है, ये नव मतलब होता ही 9 है, 9 टेम्पल क्लस्टर ऑफ द 9th century बिल्ट बाय अमोघवर्ष I ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। सबसे पहले आपको ये भी याद होना चाहिए कि अमोघवर्ष I कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब इनके जो ये अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंडर अमोघवर्षा के द्वारा नवलिंगा टेम्पल्स यानी कि 9 टेम्पल क्लस्टर बनाया गया था 9th century में। ये कौन सी स्टेट में बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था ऑप्शन सी कर्नाटका में। ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जयपुर में। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू दी मोहिनीअट्टम डांस। हमने वीडियो में जो हमने पहले इंडियन कल्चर के पार्ट पढ़े हैं उसमें हमने मोहिनीअट्टम डांस के बारे में पढ़ा है। विद रेफरेंस टू दी मोहिनीअट्टम डांस कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखी गई है मोहिनीअट्टम डांस के अंडर। पहली स्टेटमेंट है, मोहिनीअट्टम डांस इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द हिंदू माइथोलॉजिकल सीडक्ट्रेस मोहिनी हु टेम्प्ट शिवा।
तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये मोहिनीअट्टम है ये किस पर बेस है, ये बेस्ड है मोहिनी पर, जो शिव जी की पूजा किया करते थे। पहली लाइन ये लिखी गई है। दूसरा, इट इज़ पैटर्न ऑन भारतनाट्यम विद एलिमेंट्स ऑफ कथकली, यानी कि जो ये डांस है ये लगभग भारतनाट्यम की तरह ही है और थोड़े थोड़े इसमें कथकली के एलिमेंट्स भी हैं। तीसरा लिखा गया है, इट ओनली यूजेस मलयालम सॉन्ग्स, इट यूजेस मलयालम सॉन्ग्स विद कर्नाटक म्यूज़िक। तो ये तीनों लाइन्स दोस्तों लिखी गई है आपके सामने। तो आपको पहचाना कि इन तीनों में से कौन सी लाइन सही या कौन सी लाइन गलत है। तो नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों की तीनों लाइन्स बिल्कुल सही हैं, तीनों की तीनों लाइन्स बिल्कुल सही है मोहिनीअट्टम के बारे में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है। और पहले इसका मैं ऑप्शन बताता हूँ, इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर होगा कि सारी की सारी लाइन्स बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कहाँ का फेमस डांस है, ये है केरला का फेमस क्लासिकल डांस। ठीक है, मोहिनीअट्टम इज़ वन ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया दैट डेवलप्ड एंड रिमेन पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी जो है वह क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या ओडिया। तो ये सभी की सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं दोस्तों। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ये चार तो हैं ही, इनके साथ साथ दोस्तों दो और हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं टोटल। दो और क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, वो कौन कौन सी है? एक है मलयालम और दूसरी है संस्कृत। ओके, इनके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है और कब उनको क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कि 1 2 3 4 सभी की सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। यहाँ पर टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और कब से ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है? जैसे कि सबसे पहले तमिल आई थी, सबसे पहले तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ा 2008 में ये भी, और मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स विद देयर एसोसिएटेड स्टेट्स। ये इंडियन कुछ हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि उस साड़ीज़ के बारे में बताया गया है और आपको पहचानना है कि इन साड़ीज़ जो ये हैं, जिन स्टेट से इनको एसोसिएट किया गया है, जिस स्टेट से, जो स्टेट का नाम इनके आगे लिखा गया हुआ है, क्या वह साड़ी उन्हीं स्टेट से बनकर आती है? सबसे पहला है मंगलागिरी साड़ी आंध्र प्रदेश, हबसपुरी साड़ी ओडिशा, कोवाई कोरा साड़ी महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन कौन सी साड़ी जो है वह एक्चुअली मैच करती है उस स्टेट से? तो ऑप्शन फर्स्ट एंड 2 जो है एक दूसरे से मैच करता है। कोवाई कोरा साड़ी महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हुआ गलत। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली 1 and 2, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये राय इनके बारे में लिखा गया हुआ है कि जो कोवाई कोरा साड़ी है वह कहाँ की, हमने ऊपर हमें ऑप्शन दिया गया था कि महाराष्ट्र में है, पर वह महाराष्ट्र में नहीं है, वह है तमिलनाडु की साड़ी। ठीक है, होता क्या, ये कोवाई कोरा इज़ ए टाइप ऑफ कॉटन साड़ी, एक कॉटन साड़ी होती है मेड इन कोयम्बटूर रीजन इन तमिलनाडु इंडिया। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड विद जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि इसको GI टैग भी मिल चुका है। कब? 2014-2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओडिशन टेम्पल्स हैज़ ए खाखरा टाइप ऑफ शिकारा। इनमें से कौन से ओडिशन टेम्पल में खाखरा टाइप ऑफ शिकारा है दोस्तों? ठीक है, तो कौन सा टेम्पल है? वो है ऑप्शन डी, बेताल देवला टेम्पल। ओके, बेताल देवला टेम्पल, यहाँ पर जो है खाखरा टाइप ऑफ शिकारास आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस इन द कंट्री अंडर आदर्श स्मारक अभियान। यानी कि आदर्श स्मारक अभियान के अंडर दोस्तों इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट को सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस जो है कंट्री के द्वारा डिक्लेयर किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है आगरा फोर्ट, रानी की वाव, सांची स्तूपा,
और महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, रानी की भाव। ठीक है, ये है वह क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस जिसको डिक्लेयर किया है आदर्श स्मारक अभियान के अंडर कंट्री के द्वारा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि रानी की भाव कहाँ पर है। हमने अपनी इंडियन कल्चर की वीडियो दोस्तों जब हमने मैं बात करूँ कि हेरिटेज वाला लास्ट पार्ट किया था, उसमें मैंने आपको पूरा एक टेबल दिया था जहाँ पर हर एक जो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट यानी कि केव्स वगैरह या कोई भी इम्पोर्टेंट मंदिर टेम्पल वगैरह ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स में है मैंने बताया था। ठीक है, उस टेबल में वह है। तो आपको पता होना चाहिए कि रानी की भाव कहाँ पर है। मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। अब फिर से आपको पेयर्स दिए गए हैं। अब ये पेयर्स दोस्तों आपको दिए गए हैं किसके ऊपर? ये पेयर्स दिए गए हैं आपको केव्स के ऊपर। तो आपको पहचाना है कि कौन सी केव कहाँ कहाँ पर है, क्या वह सही लिखी गई है। सबसे पहले है कान्हेरी केव्स। कन्हेरी केव्स जो है ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। पांडव केव्स ये मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही। बुधर केव्स ये भी उत्तराखंड में है, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कि तीनों के तीनों केव्स बिल्कुल सही स्टेट के साथ मैच किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पुतुल नॉच पपेट्री आर्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। हमने इंडियन कल्चर में हमने पपेट आर्ट के बारे में पढ़ा था, जिसे हम गुड्डियों का डांस भी बोलते हैं, जो जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्स आर्ट्स थे। तो इसमें जो पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि जो पुतुल नॉच पपेट्री आर्ट है वह कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है? वह बिलोंग करती है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल को। ओके, वेस्ट बंगाल का है ये पपेट्री आर्ट। तो नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है कि द ट्रेडिशनल रॉड पपेट है दोस्तों, ये रॉड पपेट फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल इज नोन एज पुतुल नॉच। तो जो ट्रेडिशनल रॉड पपेट फॉर्म है वेस्ट बंगाल की उसको बोला जाता है पुतुल नॉच। दे आर कार्व्ड फ्रॉम वुड एंड फॉलो द वेरियस आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर रीजन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द लिम्स ऑफ द वेदास। इनमें से किनको वेदास के लिम्स ऑफ वेदास बोला जाता है? तो वेदास के लिम्स हैं तो वेदास से ही मिलता जुलता नाम होगा, और कौन सा नाम है वो है वेदांगा। ऑप्शन सी वेदांगा इज द राइट आंसर एंड इट्स नोन एज लिम्स ऑफ द वेदास। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज आल्सो नोन एज पाम्पापति। इनमें से कौन से टेम्पल को दोस्तों पाम्पापति भी बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? ऑप्शन बी, विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल को पाम्पापति भी बोला जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यही थे दोस्तों आज के जो हमारे इंडियन कल्चर के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे, और इस तरह हमारा इंडियन कल्चर का पार्ट भी हम कंप्लीट रखते हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो होगा फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट थी जितनी भी, उनको पढ़ेंगे। उनको हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे दोस्तों? आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ये 1857 के रेवोल्यूशन से। हम वहाँ से पूरा स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से लेकर पूरा 1947 तक, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो गया था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक, सब हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और सभी छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल हाई होगा तो हमें थोड़ा सा डीप करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उस पूरी वीडियो में हम पूरा 1857 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दें। ओके, 1857 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा? 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसको, और फिर हमारा जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जैसे 1905 से बंगाल पार्टीशन, और उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करूँगा कि 3 से 4 वीडियो में हमारा पूरा ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आपको मैं इस पर MCQs लाऊंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर चल रही है, साइंस की क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ MCQs भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन पर। और जल्द ही आपको अकाउंटेंसी के ऊपर भी MCQs क्लास आना जो है स्टार्ट हम कर देंगे। अकाउंटेंसी वाला पार्ट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके MCQs
पढ़ते रहिए। बाकी जो भी बुक से आप पढ़ते हो NCERT वहीं से भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और MCQs भी आप पढ़ते रहिए, बहुत हेल्प मिलती है अपना कंसेप्ट देखने के लिए कि कितना आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और कोई चैनल पे न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।